हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझना होगा कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस को अगर हम लोग किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर पाते हैं जिसका प्रॉपर्टी है ना बिल्कुल अलग होता है ओरिजिनल सब्सटेंस से, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर से समझो, कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है और जिस सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ है उसका प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये केमिकल रिएक्शन हुआ है या केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन है कि नहीं, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही तो होता है। ठीक है, उसी तरह रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब क्या है, ये सब केमिकल रिएक्शंस ही हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस ही तो होते हैं। किसी सब्सटेंस को अगर हम लोग बर्न करते हैं, है ना, तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही है ना। एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी इस पेपर को बर्न करते हैं तो क्या होगा, वापस तो ये पेपर नहीं मिलेगा ना, बर्न करने के बाद क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस मिल जाएगा, है कि नहीं। अब उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी इस पेपर से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, है ना। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन का। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस into another chemical substance is known as chemical reaction. In a chemical reaction, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, in a chemical reaction new substance is formed which is completely different in properties from the original substance. तो जो बात हम तुम लोगों को भी समझाएं उसी को लिख दिए हैं। डेफिनेशन भी लिखने के लिए कभी कभी पूछ देता है 1 नंबर का, इसीलिए पता होना चाहिए कैसे लिखना चाहिए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, है ना। जब तक ऐसा नहीं होगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा जिसका प्रॉपर्टी पहले से अलग है, तब तक हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझ में आया। जैसे हम तुमको एग्जांपल दिए, मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड में, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस बन गया ना, है कि नहीं। उस तरह डाइजेशन ऑफ फूड जब होता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, एकदम कुछ नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, है ना। एक कॉमन एग्जाम्पल अक्सर स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से क्या होता है ना। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो वो सब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग यहाँ कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, है ना। किसी केमिकल रिएक्शंस को दिखाने के लिए हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, उस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो इसको भी लिख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, है ना। सिंपली वी कैन राइट representation of chemical reactions using symbols of substance। ठीक,
केमिकल इक्वेशन को भी डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है। देखो जो जो हम लिखते हैं जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो समझ जाना है कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा, है ना, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स ऑफ द सब्सटेंस, है ना। मतलब अब हम तुमको इस चैप्टर में जो भी चीज़ समझाएंगे, है ना, जिस भी रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उनको दिखाने का तरीका क्या होगा? हम लोग केमिकल इक्वेशन से लिख के दिखाएंगे। एक थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि बेसिक केमिकल इक्वेशन में होता क्या है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है? रिएक्टेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है, एरो दिया जाता है और प्रोडक्ट होता है। मतलब जो सब्सटेंस हम लोग रिएक्शन के लिए लिए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। फिर जब वो आपस में मिल जाएंगे, रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो और ये एरो एक सिंबल दिया जाता है बीच में कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुमको हम मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल दिए। जैसे मैग्नीशियम रिबन, है ना, को हम लोग जब चलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या है? देखो हम लोग क्या किए हैं, मैग्नीशियम को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, ऑक्सीजन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, है ना, एरो दिए हैं, फिर क्या बना दिए हैं? प्रोडक्ट बना दिया। तो ये दोनों क्या है? दिस आर रिएक्टेंट्स, दिस आर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट, है ना। तो क्लियर है केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये लिखने का तरीका होता है किसी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले? ठीक है, वाई मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। तो इसका, है ना, जवाब क्या है भाई? मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है ना, इसलिए तो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? एयर के साथ रिएक्शन करके एक ऑक्साइड का लेयर बना देता है। ठीक है, जिसके कारण फर्दर ये बर्न नहीं हो सकता है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है सैंड पेपर से, है ना, ताकि वो अच्छे से जल सके। समझ में आए बात? इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, है ना। Mg O2 है, 2 लगा दिए, 2 लगा दिए। अभी बैलेंसिंग भी सिखाएंगे आगे चल के। ठीक है, तो एक बेसिक सा तुमको हम एग्जांपल बताएं किसी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख के दिखाएंगे, है ना। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। समझ में आया? इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती है, वो हम तुमको अभी कुछ देर बाद समझाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है ये हमें पता कैसे चलेगा, है ना। तो कुछ बेसिक से ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिसको देख के या जिसको हम लोग महसूस करके समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो सब क्या होते हैं भाई? लिखते हैं हम लोग। कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ, है ना, तो ये सब कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। कॉमन ऑब्जर्वेशंस इन अ रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में स्टेट चेंज हुआ है, चेंज इन स्टेट, अगर किसी रिएक्शन में कलर में चेंज हुआ है, चेंज इन कलर, किसी रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, किसी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। सबके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे एक एक करके, है ना। तो देखो चेंज इन स्टेट का मतलब, अगर हम कोई सॉलिड सब्सटेंस लिए हैं, रिएक्शन के बाद वो गैस बन जाता है या लिक्विड बन जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको चेंज इन स्टेट बोलेंगे। चेंज इन कलर किसको बोलेंगे? जैसे पहले जो हम लोग रिएक्टेंट लिए हैं उसका कलर कुछ और है, रिएक्शन के बाद क्या हुआ? कलर चेंज हो गया है, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक, तो इसी तरह सभी के हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। एक बात पहले बता देते हैं कि चेंज इन स्टेट, है ना, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो इन सब में देखने को मिलेगा, बाकी 3 एग्जाम्पल्स में देखने को मिलेगा, तो इसको अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है ना। हम लोग इन्हीं में समझ लेंगे कि स्टेट चेंज कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कलर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चेंज इन कलर, एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। जैसे एक कॉमन एग्जांपल क्लास 8 में भी तुम लोग पढ़े होगे मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, Fe प्लस CuSO4 सॉल्यूशन,
देखो यहाँ पे एस मीन्स सॉलिड, ए क्यू मीन्स एक्वस। एक्वस क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जब हम लोग किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाते हैं पानी के साथ, तो उसको बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट मस्ट बी वाटर, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो जब हम लोग, है ना, फेरस या आयरन का रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो सॉल्यूशन का कलर जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट प्लस सी यू। ये कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। इमेजिन करो जैसे एक लैब में गए तुम, टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में हम लोग डाल दिए हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये कैसे कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा। अब इसमें तुम क्या करो, आयरन नेल्स डालो या आयरन फिलिंग्स डालो। ठीक है, इसमें आयरन फिलिंग्स डाल दिए हम लोग। तो क्या होगा, कुछ समय बाद देखोगे, अभी क्या था, कलर सॉल्यूशन का ब्लू था, लेकिन जैसे हम लोग आयरन फिलिंग्स इसमें डाल दिए हैं तो ये कलर क्या हो जाएगा? चेंज होके ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुका है ना। हमें पता चला कैसे? चेंज इन कलर से पता चला। ठीक है, अब देखो समझते जाओ। यहाँ पे किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये मत सोचना कि रिएक्शन में एफ भी है, CuSO4 भी है, FeSO4 भी है, Cu भी है, एक साथ सभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ये देखो, ये रिएक्टेंट है, हम लोग ये इनिशियल सब्सटेंसेस हैं, हम लोग स्टार्टिंग में लिए हैं FeNCuSO4, लेकिन जब ये रिएक्शन हो गया है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तब मेरे पास क्या होगा? वहाँ पे सॉल्यूशन में बस FeSO4 एंड Cu होगा। ये दोनों खत्म हो चुके होंगे, मतलब एक समय में या तो रिएक्टेंट होंगे या तो प्रोडक्ट होंगे। समझ में आया बात? क्लियर है? जब स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे तो क्या होगा? वो रिएक्टेंट होगा बस। जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा मतलब ये दोनों खत्म हो जाएगा और हमें क्या दिखेगा? बस प्रोडक्ट दिखेगा। समझ में आया बात? तो चेंज इन कलर का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिल्वर का रिएक्शन कराते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, तो क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। देखो एक इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एक एग्जांपल हो गया ये, है ना। अब देखो यहाँ पे हम कलर चेंज का बात कर रहे हैं, तो ये सिल्वर कलर होता है, और ये जो सिल्वर सल्फाइड बना है ये कैसा होता है? ब्लैक पीपीटी होता है। ये पीपीटी क्या होता है ये भी हम बताएंगे कुछ समय बाद। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। देखो यहाँ पे भी क्या मिला? चेंज इन कलर देखने को मिला है कि नहीं? सिल्वर से ब्लैक कलर हो गया है ना। तो ये भी क्या बताते हैं? केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नोट करने वाला बात है, जनरली जो सल्फाइड्स होते हैं, सल्फाइड्स आर डार्क इन कलर। जो सल्फाइड्स होते हैं जनरली वो कैसे कलर के होते हैं? डार्क होते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, याद रखना, ये फ्यूचर में काम आएगा। कोई भी सल्फाइड का अगर कलर तुमको नहीं पता है तो तुम ब्लैक लिख सकते हो उसके लिए। ठीक है, गेस करके। समझ में आया बात? चलो, तो ये दो कॉमन एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे हम दो बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स का बात करते हैं, दैट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर शो करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, बस फिलहाल समझो कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे कैसे समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, देखो यहाँ पे स्टेट भी चेंज हुआ है ना। ये देखो सॉलिड था Fe पहले, अब क्या हो गया? सॉल्यूशन के फॉर्म में बन गया, एक्वस फॉर्म में हो गया, है कि नहीं। कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में था, तो ये क्या हो गया? सॉलिड के फॉर्म में आ गया है। समझ गए बात को, है ना। तो अच्छा, ये देखो तुम बोलोगे रिएक्शन में सर ये तो कलर तो ब्लू से ग्रीन हो गया, ये कॉपर कहाँ से बना? तो कॉपर क्या होगा? ये जो आयरन के सरफेस पे होंगे ना, जैसे जैसे आयरन खत्म होता जाएगा, है ना, उसके सरफेस पे ये कॉपर डिपॉजिट होते जाएंगे। समझ में आया? या मान लो तुम आयरन नेल्स को इमेजिन करो, ऐसे नेल्स को तुम डालोगे इसके अंदर, है ना, तो क्या होगा? जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा, आयरन नेल्स के सरफेस पे क्या होंगे? कॉपर डिपॉजिट होते जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस का। किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुआ है ना, उसके एग्जांपल्स, जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल, मेटल और एसिड के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। जब भी मेटल का रिएक्शन होता है किसी एसिड के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बचपन में पढ़े हो तुम लोग, है ना, क्लास 8 में, है ना। तो लिख लेते हैं हम लोग Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 क्या बना देगा? ये ZnSO4 प्लस H2,
हाइड्रोजन गैस निकला है कि नहीं। अच्छा, हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलता है भाई? जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? एक बर्निंग मैच स्टिक को उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले आओ, है ना। जैसे उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर उस बर्निंग मैच स्टिक को लाएंगे वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे? दिस कन्फर्म्स दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CH3COOH एसिटिक एसिड। क्या में बन जाएगा यहाँ पे? CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। अच्छा, ये एरो क्या देते हैं? एरो हम लोग दे रहे हैं गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए S लिखते हैं, एक्वस को रिप्रेजेंट करने के लिए AQ लिखते हैं, लिक्विड को रिप्रेजेंट करने के लिए L लिखेंगे, है ना। गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए G लिखेंगे ब्रैकेट में, या फिर ऐसे एरो सिंबल से, अपवर्ड एरो से हम लोग गैस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, आगे चल के हम तुमको बताएंगे क्या क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक। फिलहाल हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस का। जब भी सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन लोग एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं या किसी भी एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पे CO2 गैस निकलेगा, ठीक है। तो यह है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम तुम लोग जानते होगे। यह है एसिटिक एसिड, बहुत अच्छे से जानते होगे क्योंकि इन सब्सटेंसेस के बारे में हम तुम लोगों को पहले बहुत बार बता चुके हैं, है कि नहीं। अच्छा, ये देखो, ये नया सा सब्सटेंस बना है, एक सॉल्ट ही है ये एक तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। दिस इज सोडियम एसीटेट, है ना। आयंस तुम लोग को हम क्लास 9 में याद करने के लिए बोले थे। तो CH3COO माइनस क्या होता है? एसीटेट आयन होता है। ये CH3CO माइनस क्या होता है? एसीटेट आयन होता है। समझ में आया बात? तो सोडियम इसके साथ लग गया तो क्या हो गया इसका नाम? सोडियम एसीटेट। समझ में आया? बाकी CO2 और H2 तुमको पता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के ये दो एग्जांपल्स। बहुत सारे रिएक्शन तुम लिख सकते हो जिसमें गैस इवॉल्व होता है कि नहीं। जैसे कोई भी कंबशन रिएक्शन लोगे तो उसमें भी गैस रिलीज हुआ है ना। और किसी भी मेटल का रिएक्शन, कोई दूसरे मेटल का रिएक्शन यहाँ ले सकते हो, कोई दूसरा एसिड ले सकते हो। तो बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर का, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज के बेसिस पे हम लोग रिएक्शंस को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, रिलीज होके कहाँ जाता है? सराउंडिंग में, है ना। किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा देखो, ये जो हम तुमको बताएं कि एनर्जी रिलीज हुआ या एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, तो कहाँ से हुआ? सराउंडिंग में रिलीज हुआ। कहाँ से एब्जॉर्ब हुआ? सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। तो यहाँ पे दो टर्म हम तुमको बता रहे हैं, थोड़ा सा समझ लो। पहले इसको लिख लेते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज्ड, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब। किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, या हम लोग बोल सकते हैं ऐसे दूसरे लैंग्वेज में, किसी रिएक्शन को होने के लिए अगर एनर्जी का जरूरत होता है, इफ अ रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, है ना, देन इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड इफ in any reaction energy is released, then it is an exothermic reaction. क्लियर है? चलो, अब हम तुमको क्या समझाने, दो टर्म समझाने वाले थे, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये क्यों समझा रहे हैं हम? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है केमिस्ट्री में। क्लास 11 में पढ़ोगे तुम लोग थर्मोडाइनमिक्स, उसमें पूरा जो चैप्टर है इसी पे बात होगा। यहाँ पे अभी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये दो टर्म्स हम अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम यूज़ किए क्या कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुआ या एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। तो कहाँ से हो रहा है भाई? सराउंडिंग से हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो क्या होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग? देखो, किसी भी चीज़ को हम लोग अगर स्टडी करना चाहते हैं, एनीथिंग विच इज़ इन आवर इंटरेस्ट, या एनीथिंग
वी वांट टू स्टडी इज नोन एज आवर सिस्टम। ठीक है, जिस चीज़ को भी हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, जिसके बारे में कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, सिस्टम हो जाता है। उसके अलावा बाकी सभी कुछ दुनिया में क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस पेन के बारे में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो ये पेन हमारे लिए क्या हो जाता है, एक सिस्टम हो जाता है। इस पेन के अलावा बाकी सब कुछ पूरे यूनिवर्स में वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। जैसे हम तुम्हारे बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो तुम मेरे लिए क्या हो गए, एक सिस्टम हो गए। बाकी सब कुछ पूरे यूनिवर्स में क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग कहीं पे किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराते हैं या कोई सब्सटेंस लेके रिएक्शन कराते हैं तो वो सब्सटेंस बेसिकली क्या हुआ, मेरे लिए सिस्टम हुआ, और बाकी सब कुछ क्या हो गया है, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग मीथेन गैस लिए हैं, उसको उसका कंबशन कराना चाहते हैं तो मीथेन गैस हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया, है ना। जब उसका कंबशन करवाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा। तो वही हम कहना चाह रहे हैं, जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो क्या हुआ है, सराउंडिंग में रिलीज हुआ है। समझ में आया बात। उसी तरह मेल्टिंग ऑफ आइस को देखते हैं हम लोग, तो आइस कैसे मेल्ट होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से करता है, सराउंडिंग से करता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहाँ से, सराउंडिंग से हुआ है। समझ में आया, सिस्टम एंड सराउंडिंग क्लियर है। इंटरेस्ट का टॉपिक होगा तो वो सिस्टम कहलाएगा, उसके अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग कहलाएगा। सिंपल, इतना से याद रखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का तो एक कॉमन एग्जांपल हम तुमको बता ही दिए, जैसे कि है ना, एक्सोथर्मिक का लिख लेते हैं, कंबशन रिएक्शंस, बहुत आसान। एक्सोथर्मिक कंबशन रिएक्शंस, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल CH4 मीथेन गैस, इसका कंबशन करवा दो, क्या मिलेगा, CO2 एंड H2O। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे हम ये क्या बताए हैं, CH4 जैसे मीथेन हो गया, या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हो, मतलब बस कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट हो, ऐसा कोई कंपाउंड तुमको दिखे, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, है ना। कुछ एग्जांपल्स हम तुमको जूनियर क्लासेस में बताए हुए हैं। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 और H2O ही मिलेगा, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। देखो एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, या यहाँ पे हीट लिखा हुआ है तो उसको हम लोग समझ जाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, है ना, बताए हुए हैं तुम लोगों को, पता नहीं याद है कि नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या बना देगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। दिस इज क्विक लाइम, दिस इज स्लेक्ट लाइम। क्लियर है। और फिर यहाँ पे भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। समझ गए बात को। देखे हो गए, है ना। ये क्विक लाइम क्या, चूना चूना का हम बात कर रहे हैं, जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। उसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो देखना कि वो मतलब ऐसा फील होता है जैसे बॉयल हो रहा है वो, है ना। और हीट भी, तुम अगर हाथ डालोगे तो वो देखे हुए हीट भी हो चुका है वो काफ़ी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, इस ये जो रिएक्शन हुआ इसमें एनर्जी रिलीज हुआ है ना। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। उसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं भाई, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल तुम लोगों को हम अक्सर बताते रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, है कि नहीं। अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, CO और CO2। तो ये कैसे हुआ भाई, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद ये हल हुआ है। समझ में आया। तो देखो एक लिखने का भी तरीका भी है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो तुमको एनर्जी या हीट तुमको प्रोडक्ट के साइड में दिखेगा, प्लस करके लिखा हुआ। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ये रिएक्टेंट के साइड में तुमको लिखा हुआ दिखेगा। क्लियर है। अच्छा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया जाएगा, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 माइनस हीट। अब माइनस हीट का मतलब क्या, इधर जाएगा तो प्लस ही होगा ना। ठीक है, तो तुम देखोगे हीट तो इधर लिखा हुआ लेकिन माइनस में लिखा हुआ है ना। फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसको एक्सो लिखें कि एंडो लिखें। तो ये क्लियर होना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब इधर जाने से ये प्लस होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है। हमेशा याद रखना, एक्सोथर्मिक में रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट के साइड में प्लस एनर्जी या प्लस हीट लिखा होगा, और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट के साइड
लिखा होगा प्लस हीट। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना। फोटोसिंथेसिस अपना जो प्रोसेस होता है ना, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ये क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस O2। ये रिएक्शन तो बचपन से पढ़ते आओ, इसलिए पूरा रिएक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। क्लियर है। तो यहाँ पे भी देखो एनर्जी मिला है, एनर्जी यूटिलाइज किया है ना। भले ये क्या है, सन का एनर्जी है, बट है तो एनर्जी ही। समझ गए बात को। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह एक और कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है KClO3। इसको जब हम लोग हीट करते हैं, देखो यहाँ पे हम हीट लिखे हैं, एनर्जी लिखे हैं, हीट लिखे हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग समझ गए बात को। तो ये क्या बना देता है, KCl बनाता है प्लस O2 बनाता है, ये भी सॉलिड होता है। ठीक है, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है ना। इसको जब हम लोग हीट करेंगे, है ना, ये क्या बना देगा, KCl प्लस O2 बना देगा। ठीक है, इसको बैलेंस हम लोग कर लेते हैं। अभी हम कुछ तुमको बता नहीं का, बस बैलेंस ऐसे ही करते हैं। अभी हम 2 मिनट बाद इसको बैलेंसिंग ही सिखाने वाले हैं तुम लोगों को। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आई होप क्लियर हो गया सभी को, समझ गए। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो एंडोथर्मिक कहलाएगा, अगर एनर्जी रिलीज किया तो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। अब हम कुछ सिम्बॉल्स का बात कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन में बहुत जगह गैस लिख दिए हैं, देखो यहाँ पे जी लिखे हैं, कहीं एरो से दिखाए हैं, कहीं पे एक्वस लिख दिया है, कहीं पे ऐसे हीट लिख दिए हैं। तो ये सब क्या है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का तरीका है ये। ठीक है, बस हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये सिंपल सा ये लिखा हुआ है ना, CaO प्लस H2O गिव CaOH होल्ड, बस इतना लिख देते हैं। तो ये एक सिंपल इक्वेशन हुआ है ना, ये क्या हो गया, एक सिंपल इक्वेशन हो गया। इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हम नहीं दिए हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव कैसे कैसे बना सकते हैं हम किसी इक्वेशन को, तो बाय राइटिंग देयर फिजिकल स्टेट, है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए ये हम लोग भी लिख लेंगे, है ना, हाउ कैन वी मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। किसी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अक्सर। तो बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट्स, जैसे ब्रैकेट में हम सॉलिड लिखे थे S लिखे थे, ब्रैकेट में L लिखते हैं, कभी लिक्विड होगा तो गैस होगा तो G लिखेंगे। ठीक है, या अपवर्ड एरो से दिखाएंगे गैस को। समझ में आया बात, बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, फॉर सॉलिड S लिखेंगे, लिक्विड के लिए L लिखेंगे, गैस के लिए G लिखेंगे। क्लियर है। एक्वस सॉल्यूशन के लिए एक क्यू लिखेंगे, स्मॉल एक, सॉरी एक क्यू लिखेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, किसी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, तो ये एनर्जी लिख के, हाँ, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हम लोग एनर्जी लिख के दिखाएं रिएक्टेंट साइड में, अगर एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट के साइड में एनर्जी लिख के हम लोग दिखाएं। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, अब जैसे रेस्पिरेशन क्या होता है, इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है कि नहीं, एनर्जी रिलीज होता है उसमें रेस्पिरेशन में, है ना। इसके अलावा क्या है, हम दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, बाय मेंशनिंग एनर्जी रिलीज्ड और absorbed।
इन अ रिएक्शन। ठीक है, इसको एग्जांपल देके भी तुम लिख सकते हो। एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, एंडोथर्मिक होगा तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देके भी तुम समझा सकते हो इसको। नेक्स्ट, बाय राइटिंग द कंडीशंस in which a reaction takes place। अब ये क्या मतलब, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सभी रिएक्शन जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते हैं, है ना। कभी कभी रिएक्शंस को क्या होता है, उस तरह के कंडीशन प्रोवाइड करना होता है। ये कंडीशन क्या है भाई, टेम्परेचर। कभी किसी रिएक्शन को हाई टेम्परेचर या काफ़ी लो टेम्परेचर में कराना होता है तो वो रिएक्शन होता है। या किसी रिएक्शन में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कुछ कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, या उसको कुछ प्रेशर देना पड़ता है, अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो वो रिएक्शन होता है ना। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशंस। जैसे कि एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है, ये भी रिएक्शन हम अक्सर यूज़ करते हैं, तुमको याद हो गया होगा, N2+3H2 गिव्स 2NH3 अमोनिया। ये अमोनिया का बनने का जो प्रोसेस है ना, इसमें क्या, ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सोचो, N2 तो सबसे लार्ज अमाउंट में है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, और हाइड्रोजन भी होता है, तो आपस में मिलकर अमोनिया ही बनाता रहता है कि नहीं। उसी तरह हम लोग देखेंगे H2 और O2 मिलकर हमेशा पानी बनता रहता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। मतलब ये क्या होते हैं, स्पेशल कंडीशन में ही होते हैं ये रिएक्शंस। समझ में आया बात। तो ये क्या होता है, अमोनिया का जो बनने का प्रोसेस होता है, ये लगभग 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसको। ठीक है, 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ, ATM प्रेशर चाहिए इसको, और साथ में होता है Fe कैटलिस्ट। किसी एरो के ऊपर टेम्परेचर लिखा हो, प्रेशर लिखा हो, या किसी मेटल का नाम, या कुछ भी ऐसे एरो के ऊपर अगर कुछ कंपाउंड का नाम लिख दिया जाए या मेटल का नाम लिख दिया जाए, तो समझ जाना वो क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, बस उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। समझ में आया बात। मतलब ये कभी रिएक्शन में पार्ट नहीं ले, ऐसा नहीं होगा ये N2+H2+Fe रिएक्शन कर गया, ऐसा नहीं होता है। ये बस रिएक्शन में को क्या करता है, फास्ट या स्लो कर सकता है। समझ में आया बात। रेट ऑफ रिएक्शन को ये अफेक्ट करता है कैटलिस्ट। इट इट डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया बात। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे, कैटलिस्ट का डेफिनेशन। कैटलिस्ट, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, it is a chemical substance which is neither a reactant nor a product, but the reaction takes place only in its presence, or the reaction speeds up, or the reaction speeds up in its presence। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ना तो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ना तो रिएक्टेंट होते हैं ना तो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं उसके बिना रिएक्शन होगा ही नहीं होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, अगर N2 और H2 को रिएक्शन कराना है तो हमें Fe कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है। क्यों, क्योंकि तो N2 क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। इन दोनों का आपस में अगर रिएक्शन करना है तो एक सरफेस का जरूरत होगा, वो सरफेस ये प्रोवाइड करता है। अगर ये Fe कैटलिस्ट नहीं डालेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन इट्स प्रेजेंस। और ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन को कभी कभी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है जनरली, है ना, स्पीड अप करने के लिए, या कभी कभी स्पीड स्लो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट। तो इट डिपेंड्स ऑन द
नेचर ऑफ रिएक्शन है ना, कि हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करें। बहुत सारे कैटलिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई मेटल हो सकता है, जैसे अभी एफ लिए हैं, है ना। कभी कभी देखोगे बहुत सारे रिएक्शन में मोलिब्डेनम MO यूज़ होता है, कभी कभी V2O5 यूज़ होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, है ना। कहीं 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 पे क्या होगा, कुछ और कंपाउंड यूज़ हो जाएगा एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में तो पार्ट नहीं लेता है, लेकिन रिएक्शन को होने में मदद करता है, या रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकता है। अगर फास्ट करता है तो हम लोग उसका पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, स्लो करता है तो हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। हालांकि तुमको अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आया तो बस तुम ये लिख दोगे, है ना,